मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग अपनी पढ़ाई करेंगे वेव मोशन लेक्चर नंबर 2 के साथ। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वेव जो है वो एक प्रकार से एनर्जी और मोमेंटम के ट्रांसफर को रिप्रेजेंट करता है। वेव मोशन के दौरान आपने क्या देखा कि जो पार्टिकल है वो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो भी एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर हो जाती है। समझ गए ना? मतलब वेव में एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है एक जगह से दूसरे जगह तक। इसके बाद हमने वेव के टाइप्स को देखा था, ठीक है। उसके टाइप को अलग अलग बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया था, जिसमें आपका ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऑसिलेशन के डायरेक्शन के आधार पे हमने निकाला। इसके अलावे मीडियम के रिक्वायरमेंट और के आधार पे भी दो टाइप का था, एक मैकेनिकल था और एक नॉन मैकेनिकल था। ठीक है बच्चों, जिसे मीडियम चाहिए वो मैकेनिकल, जिसको मीडियम नहीं चाहिए वो नॉन मैकेनिकल। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि हमें टोटल 3 टाइप्स के वेव को पढ़ना है, जिसमें एक स्ट्रिंग वेव, एक साउंड वेव और एक लाइट वेव। फिर मैंने आपको कहा था कि ये सारे वेव के कैरेक्टर मोर और लेस सेम होते हैं। तो कोई भी एक वेव को अगर आप तरीके से पढ़ेंगे तो दूसरे को पढ़ना एकदम आसान है, क्योंकि बिल्कुल वही कॉपी चीज, वही कॉपी है, कॉपी एंड पेस्ट हो जाता है। क्लियर? सबसे पहले हम लोग स्ट्रिंग वेव स्टार्ट किए थे, जिसमें आपको मैंने कहा था कि इस वेव को हम लोग इसलिए सबसे पहले पढ़ते हैं क्योंकि ये वेव एक ऐसा है जिसके मोशन को हम लोग अपने आंखों के थ्रू देख सकते हैं। बाकी लाइट और साउंड के केस में हम लोग सिर्फ मैथमेटिकली लिख सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग वेव के केस में वी कैन ऑब्जर्व, ठीक है ना। इसलिए हम लोग सबसे पहले स्ट्रिंग वेव पढ़े, स्टार्ट किए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था इक्वेशन, है ना, ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन। तो जिसमें कहा था कि t माइनस एक्स बाई वी हमारा जो है वो ट्रैवलिंग वेव के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। t माइनस एक्स बाई वी रहेगा तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा होगा, t प्लस एक्स बाई वी रहेगा तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा होगा। फिर मैंने कहा था वेव के कई फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन जिस वेव को हम लोग स्टडी करने वाले हैं बच्चों, वो है अपना साइन वेव। कौन है अपना? साइन वेव। साइन वेव बहुत सिंपल है। साइन वेव में होना क्या है? तो साइन वेव में आपका जो सोर्स पार्टिकल है, जो सोर्स है, वो आपका एसएचएम करेगा, तो बाकी पार्टिकल्स जो हैं वो उसी एसएचएम को क्या करेंगे? कॉपी। यानी सोर्स पार्टिकल आपका एसएचएम करेगा और बाकी उसको कॉपी करेंगे। क्लियर है? इसके बाद साइन वेव के बारे में हमने आपको यह बताया कि अब हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं साइन वेव, है ना, साइन वेव ऑन स्ट्रिंग। साइन वेव के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म होने की वजह क्या है वो भी मैंने आपको बता दी थी। इसके अलावे मैंने आपको बताया था कि साइन वेव के केस में स्ट्रिंग के सारे पॉइंट्स लगातार एसएचएम करते रहते हैं, ठीक है। जहां सोर्स है वहां से आप एनर्जी सप्लाई करते रहते हो और वो एनर्जी प्रोपेगेट आगे करती रहती है। फिर साइन वेव में मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी पार्टिकल्स हैं दे ऑल आर परफॉर्मिंग एसएचएम, वो सभी एसएचएम कर रहे होते हैं। सभी का एसएचएम हर एस्पेक्ट में आइडेंटिकल होता है, सिवाय उनके फेज को छोड़ के। मतलब सारे पार्टिकल्स की एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ सेम होती है, लेकिन उनका फेज अलग अलग होता है, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को हम लोग अब आगे बढ़ाएंगे आज, और ढेर सारी चीजें देखेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बच्चों देखो, अब यहाँ पे एक हमने रोप बनाया है, एक रस्सी बनाई है जो आपके सामने दिख रहा होगा आपको, और इसमें वेव प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक है। ये वेव आपका मूव कर रहा है, मतलब तो समझ ही रहे हो कि जैसे मैंने देखो यहाँ पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R बनाया है ना, ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स हैं। इन सारे पॉइंट्स का अपना अलग अलग कोऑर्डिनेट है, एंड दे ऑल आर परफॉर्मिंग एसएचएम। अब ये अलग बात है कि ये सारे अपने अपने एसएचएम के अलग अलग स्टेज में हैं। जैसे ये एक्सट्रीम पे बैठा हुआ है, ये एक्सट्रीम और मीन के बीच में बैठा हुआ है, ये आपका मीन पे है, ये पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, ये पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम और मीन के बीच में है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि ये हमेशा यहीं पे रहने वाला है, क्योंकि सारे अपने एसएचएम को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जो अभी R जैसे मीन पे है, जब ये वेव आगे बढ़ेगा तो R फिर Q का जगह ले लेगा। Q किसका जगह लेगा? P का जगह लेगा।
तो यानी कि एक वेव देखो कहां से कहां फॉर्म मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो इसका मतलब है इस केस में बच्चों जो राइट की तरफ के पार्टिकल्स होंगे वो लेफ्ट वाले पार्टिकल के मोशन को करेंगे। मतलब जो मोशन लेफ्ट वाला पार्टिकल कर चुका होगा वो राइट वाला करने वाला है। जैसे जो स्थिति P की है कुछ देर के बाद वही स्थिति Q की होगी, क्योंकि P फिर नीचे आएगा, Q अपने एक्सट्रीम पे जाएगा। तो ये भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यहां कौन फेज में आगे है, कौन फेज में पीछे है। जैसे इस डायग्राम के लिए अगर देखें बच्चों तो इन द डायग्राम शोन, ये बार बार मैं बता रहा हूं ताकि आप समझो कि वेव मोशन होता क्या है। ये कुछ और नहीं है बल्कि एसएचएम ही है। इसलिए आप इस लेक्चर को देखने से पहले एसएचएम जरूर देख लेंगे एक बार। इन डायग्राम शोन, ठीक है ना, जो डायग्राम में दिखाया गया है उसके हिसाब से बच्चों जो P है, P इज अहेड, या सीधा ऐसे लिखेंगे P leads the Q by some phase। कुछ फेज से P लीड करेगा किससे, बाय सम फेज। यानी P और Q में P आपका आगे होगा फेज में और Q क्या होगा, पीछे। चलो अब इस इक्वेशन पे आ जाओ। ये हमारा वेव का इक्वेशन निकल के आया था, ठीक है ना, साइन वेव का। ये जनरल इक्वेशन था बच्चों, ये जनरल इक्वेशन था, जनरल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में पहचानते हैं हम लोग कौन क्या है। तो ये y किसी भी पार्टिकल की y एक्सिस के लॉन्ग उसकी डिस्प्लेसमेंट है। यानी y जो है डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का रस्सी के परपेंडिकुलर। a क्या है बच्चों, तो a उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है कि वो जो पार्टिकल है स्ट्रिंग का वो एसएचएम करने के दौरान मैक्सिमम किस डिस्टेंस तक जा सकता है, जैसा कि एसएचएम में होता है। तो ए आपका किसका रोल प्ले कर रहा है, एम्पलीट्यूड का। ए रोल प्ले कर रहा है एम्पलीट्यूड का, ठीक है। ओमेगा जानते ही हो, ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और टाइम हो गया, एक्स हो गया। तो जिस पार्टिकल की बात करोगे, जैसे ये इक्वेशन तो एक जनरल इक्वेशन है। अब जैसे मान लो मेरे को इस पार्टिकल के बारे में जानना है, तो इस पार्टिकल का यहाँ मान लो सोर्स का है, यहाँ ओरिजिन है, तो इसका कुछ ना कुछ तो यहाँ से डिस्टेंस होगा। तो जो डिस्टेंस होगा वो एक्स के जगह लिखा जाएगा, ठीक है ना। फिर टाइम यहाँ पे लिखाएगा कि कब देखना चाह रहे हो। और के याद है तुमको, के मैंने बताया था क्या, वेव नंबर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो याद करो, इसको ओमेगा बाय वी को के बोलते हैं, ओमेगा बाय वी। और ये वी क्या है, वेव की वेलोसिटी। ये वेव की वेलोसिटी है, पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं है, वेव के प्रोपेगेट की वेलोसिटी है। उसके बाद ये फाई क्या है बच्चों, तो फाई है फेज कांस्टेंट। ये डिपेंड करता है कि जब आप देख रहे होंगे इनिशियली, तो उस समय पहला पार्टिकल की लोकेशन क्या है, जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताई थी ढंग से। और हम लोग एसएचएम से भी इस बात को जानते हैं कि फेज कांस्टेंट क्या होता है। अगर पूरे इस टर्म की बात करें, यहां से लेके यहां तक, ये जो पूरा एंगल है, ठीक है ना, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, इसको हम लोग फेज कह सकते हैं। ये पूरा हो गया फेज। इसमें टी और एक्स तो वेरिएबल है, लेकिन ये कांस्टेंट है, इसलिए इसका नाम है फेज कांस्टेंट। और पूरे की बात अगर करेंगे, दैट इज ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, फेज, है ना। इसको पूरे को हम लोग बोलेंगे फेज। क्लियर है बच्चों। तो इसको राइट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब डिस्कशन को बच्चों सिंप्लीफाई करने के लिए फाई को मान लो हमने 0 मान लिया, 0 डिग्री। और आपको तो पता है ना फाई 0 का क्या मतलब हुआ, कि जो सोर्स है उसको जब हमने देखना शुरू किया, सोर्स मतलब x इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे, वो मीन पे था और पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा, तभी फाई को क्या लेते हैं हम लोग, 0। चलो अगर हमने फाई को 0 ले लें,
तो y इक्वल्स टू फॉर्मूला अपना आ गया a साइन, छोटा हो गया इसलिए हम लोग इसी को लेके डिस्कशन करेंगे, बाकी अगर प्रॉब्लम में कुछ दिया रहेगा तो उसको मानेंगे हम लोग। तो ये हमारा इक्वेशन फिलहाल डिस्कशन के लिए आ गया है। अब जरा सुनो एक चीज यहां और मेरे को बताना है आपको, ये जो आपका ओमेगा है ना, और बाय v इक्वल्स टू हमने k लिखा, ये जो v है, ये जो v आप देख रहे हो, दिस v इज वेलोसिटी ऑफ वेव। ये क्या है बच्चों? वेव की वेलोसिटी है, वेव की वेलोसिटी है। लेकिन एक बात समझो कि जब आपका वेव मूव करता है तो ठीक है, वेव तो आगे जा रहा है, तो वेव यानी डिस्टरबेंस आगे जा रहा है, तो उसकी तो वेलोसिटी यहां से दी गई। लेकिन पार्टिकल भी तो ऑसिलेट कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है? एसएचएम का मतलब है कि वो मूव कर रहा है, तो उसकी भी तो वेलोसिटी होगी। तो पार्टिकल की अगर कोई वेलोसिटी पूछेगा तो कैसे निकालोगे? ध्यान से सुनो, देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। तो सीधी सी बात है बच्चों, y जो है ये पार्टिकल के पोजीशन को दिखाता है, क्योंकि मान लो ये स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग पे जो ये कोई पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, यही पॉइंट ना एसएचएम कर रहा है, तो ये मीन पोजीशन से ऊपर गया, मान लो ये यहां से ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे आया, तो इसकी पोजीशन वैरी कर रही है। तो पोजीशन वैरी कर रही है, y के अलोंग वही पोजीशन यहां पे दिखाया गया है। तो सीधी सी बात है, काइनेमेटिक्स में हमने ये पढ़ा है कि अगर हम लोग पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ध्यान से सुनना, अगर पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट वेलोसिटी। तो बच्चों यहां पे सीधी सी बात यह है कि हम लोग क्या करेंगे अभी वो देखो, हम लोग यहां पे ये जो y है आपका, है ना, इस y को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो vp, व्हाट इज vp? ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ध्यान दो, ये जो vp है बच्चों, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो vp इक्वल्स टू हो जाएगा dy अपॉन dt। अब y के जगह ये पूरी चीज को लिखो, तो यहां पे लिखोगे a साइन ओमेगा t माइनस kx, ठीक है, डिवाइडेड बाई dt। क्लियर? चलो, तो vp इक्वल्स टू पार्टिकल की वेलोसिटी। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करो, तो a बाहर आ गया, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अब d साइन ओमेगा t माइनस kx, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो अब आप किसी पार्टिकल के लिए बात कर रहे हो, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी कर देखोगे, तो पार्टिकल को आपने फिक्स कर लिया होगा, तो x को भी आप कांस्टेंट मान के चलोगे, क्योंकि x पार्टिकल की लोकेशन है। तो मान लो किसी पार्टिकल के किसी धागे पे किसी पॉइंट पे बात कर रहे हो, तो पॉइंट अगर फिक्स कर लिया, धागे पे उस पॉइंट पार्टिकल को फिक्स कर लिया, मतलब x फिक्स, k फिक्स, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आपको मैथमेटिकल टूल में मैंने बता रखा है कि जो t का कॉफिशिएंट है उसको बाहर निकाल लो, अब बाकी को सीधा कॉस लिख दो। तो दोस्तों ये सीधा हो जाएगा आपका vp इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस kx। अरे आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग पार्टिकल की वेलोसिटी वेव मोशन के दौरान डिफाइन करेंगे। तो कोई भी पार्टिकल जो है और a ओमेगा जो होगा, ये आप याद करो एसएचएम से, ये दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी, ये मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं vp इक्वल्स टू v मैक्स कॉस ओमेगा t माइनस kx। ये पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी है, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो बच्चों ये पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी है, कौन? a ओमेगा। क्लियर है? और एक चीज देखो, वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में फेज डिफरेंस भी आ गया, क्योंकि इसका फेज है ओमेगा t माइनस kx, तो कहोगे इसका भी ओमेगा t माइनस kx है, लेकिन आपको मैंने एसएचएम में कह दिया था
कि दोनों के बीच तभी फेज का डिफरेंस निकाला जा सकता है जब दोनों को सेम फॉर्मेट में रखा जाए। तो ये साइन के है, तो इसको अगर साइन में करोगे तब यहाँ π/2 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब SHM के जैसा सब कुछ तो SHM ही है यार, यहाँ कुछ भी अंतर नहीं है। SHM और वेव में कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय इस बात को छोड़ के कि वहाँ एक ही पार्टिकल का SHM देखना होता था, यहाँ सारे पार्टिकल्स का हम लोग SHM एक साथ देख रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, position and velocity of particle will differ by phase π/2। ठीक है दोस्तों, चलो तो इसे राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट टर्म है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। अब मैं ये आपको बताता हूं ये होता क्या है। जैसे मान लो कि कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, अब इस स्ट्रिंग में वेव जाना है, ये आपका सोर्स है, ठीक है, ये आपका सोर्स है, यहां से वेव जनरेट हो रहा है और मान लो इसी को x = 0, तो यहीं से आपका वेव जनरेट हो रहा है। दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वेव इज प्रोड्यूसिंग। क्लियर? अब एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q। तो वेव अगर इधर से आ रहा है तो हमेशा जिस मोशन को P कर चुका होगा, Q उस मोशन को करने वाला होगा। तो बच्चों अगर यहां मान लेते हैं इस सोर्स से इसकी दूरी है x1, है ना, इसका कोऑर्डिनेट x1 है, तो मतलब x1 दूरी है, मतलब वेव को यहां रीच करने के लिए x1 डिस्टेंस चलना पड़ रहा है और यहां तक पहुंचने के लिए वेव को चलना पड़ रहा है x2 मान लो। तो इन दोनों के बीच में जो वेव के बीच का डिस्टेंस है, यानी किसी भी सिग्नल को, किसी भी वेव को P तक पहुंचने के लिए x1 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, Q तक पहुंचने के लिए x2 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो ये जो बीच का गैप हो गया बच्चों, ये गैप, दिस इज कॉल्ड डेल्टा x। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पाथ डिफरेंस। क्या बोलेंगे बच्चों? पाथ डिफरेंस। अब आ रही बात समझ में? यानी डेल्टा x इज नथिंग बट दिस इज x2 माइनस x1। डेल्टा x जो है ये x2 माइनस x1, इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट में से इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट सबट्रैक्ट कर दो, यानी वेव को वहां तक ट्रेवल करने का जो डिस्टेंस है, उसके बीच का जो अंतर है, वही क्या कहलाएगा बच्चों? पाथ डिफरेंस। अब इस पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा वो देखो। जैसे देखो, मान लो जो वेव P के पास पहुंच रहा है, तो P पे आपका जो उसका फेज होगा, आप याद करो फेज ओमेगा टी, यहां पे हम लोग जानते हैं कि ओमेगा टी माइनस kx को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं, फेज। ठीक है, तो P का फेज क्या होगा किसी टाइम t पे? तो डेल्टा से मान लो टोटल फेज एंगल को दिखा दें, तो डेल्टा P मतलब फेज ऑफ P, फेज ऑफ पॉइंट P। तो पॉइंट P का फेज कितना होगा बच्चों? तो ओमेगा टी माइनस kx1, इसका कोऑर्डिनेट सेम टाइम पे हम देख रहे हैं, है ना, टाइम डिफर नहीं कर रहे हैं। t बजे यहां पे जो वेव है और t बजे यहां पे जो वेव है, दोनों वेव के बीच में क्या फेज डिफरेंस होगा? डेल्टा Q जो होगा बच्चों, वो है फेज ऑफ पॉइंट Q। तो वो कितना होगा बच्चों? ओमेगा टी माइनस kx2। और तुम्हें यह भी पता है कि फेज में आगे कौन होगा? तो वेव अगर इधर से जा रहा है तो P लीड कर रहा होगा, Q लैग कर रहा होगा। ठीक है, यानी P लीडर होगा यहां पे, Q लैग कर रहा होगा। तो तुम्हें यह भी पता है कि डेल्टा P ग्रेटर होगा किससे? डेल्टा Q से। ऐसे भी देख लो, ओमेगा टी दोनों में कॉमन,
इसमें कम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि x1 छोटा है, तो कम एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे ये एंगल बड़ा होगा और ये एंगल छोटा होगा। तो दोनों एंगल के बीच का जो डिफरेंस होगा वही तो कहलाएगा फेज डिफरेंस। तो चलो पहले इतना नोट डाउन करो। तो बच्चों यहां पे देखो, डेल्टा क्यू में से डेल्टा पी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को? फेज डिफरेंस। तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा पी, सॉरी डेल्टा पी के जगह क्या लिखोगे? ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, और डेल्टा क्यू के जगह लिखोगे ओमेगा टी माइनस के एक्स टू इक्वल्स टू फेज डिफरेंस। ठीक है, चलो अब ये माइनस को अंदर भेज दो तो ये प्लस हो जाएगा, और ये ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कैंसिल, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस, और ये तो खैर माइनस ही रहेगा, तो ये हो गया के एक्स टू माइनस के एक्स वन इक्वल्स टू फेज डिफरेंस। अब देखो बच्चों, के कॉमन ले लो, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू फेज डिफरेंस। और कुछ देर पहले ही आपने देखा है कि x2 माइनस x1 जो है, जैसे देखो x2 कहाँ गया, x2 माइनस x1, यही डेल्टा x आपका पाथ डिफरेंस कहला रहा था। ये आपका क्या कहला रहा था? पाथ डिफरेंस। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पे आप देखो क्या लिखोगे, तो k इंटू डेल्टा x इक्वल्स टू फेज डिफरेंस। तो बच्चों आज से आप इस बात को समझ लो कि मीडियम मतलब जहां से वेव को जाना है, दो पॉइंट के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो अगर कोई निकालने को बोलेगा तो जो फेज डिफरेंस होगा बच्चों वो के तो जानते ही हो वेव नंबर इंटू डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस के बराबर होगा। यानी पाथ डिफरेंस से पैदा होता है क्या? फेज डिफरेंस। इसका एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं कि फेज डिफरेंस इक्वल्स टू के जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, और इंटू सॉरी लैम्डा नहीं, ये भी कुछ देर बाद आएगा, ये गलत नहीं है, कुछ देर बाद आएगा, अभी ये तो आपको मैंने बताया नहीं है, अभी बस आने वाला है। ये के जगह हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा बाई वी इंटू डेल्टा एक्स। ये ओमेगा बाई वी समझते हो ना, ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी और वी हो गई वेलोसिटी ऑफ वेव। तो ये याद रखेंगे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन। ठीक है, दिस इज पाथ डिफरेंस। चलो इसको राइट डाउन कर लो दोस्तों। अब नेक्स्ट टर्म है वेवलेंथ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जहां तक वेव के कैरेक्टर की बात है। अब मैं आपको समझाता हूं कि आखिर ये वेवलेंथ है क्या। कई बार हमने इसका नाम सुना है, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। देखो मान लो आपके सामने मैंने एक स्ट्रिंग बनाया और इस स्ट्रिंग में वेव मूव कर रहा है, तो पूरा स्ट्रिंग इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। आपको कुछ खास पॉइंट पे मैं ध्यान दिलवाना चाहता हूं। देखो आप पॉइंट P को, देखो आप पॉइंट Q को, देखो आप पॉइंट R को। ये तीनों ही अपने SHM के एक्सट्रीम पॉइंट पे बैठे हुए हैं, और ये तीनों ही आपको आइडेंटिकल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं, क्योंकि ये तीनों टेक्निकली इनका जो फेज है वो सेम है, क्योंकि ये सभी अपने अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे हैं। लेकिन आपको तो ये पता है ना कि इधर वाला पार्टिकल कभी भी लेफ्ट वाले से, यानी कि अगर वेव इधर जा रहा है तो राइट वाले से लेफ्ट वाला हमेशा फेज में आगे होता है। तो फिर तुम कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर आप ये भी बोल रहे हैं कि इनका फेज सेम है, फिर बोल रहे हैं कि P फेज में आगे है। ये एक मैजिक जैसा है। देखो कैसे, मान लो कि दो आदमी एक पार्क में दौड़ने के लिए गया, ठीक है। एक आदमी उसमें है जो स्लो दौड़ रहा है और दूसरा फास्ट। तो दोनों इनिशियली एक साथ दौड़ना शुरू किया। जो स्लो दौड़ रहा है वो धीरे धीरे पीछे होने लगेगा
और फास्ट वाला आगे होने लगेगा, है ना। तो क्या हुआ कि बच्चों कुछ देर के बाद इन दोनों के बीच का गैप देखो, कुछ देर के बाद एक यहां पे है, दूसरा यहां पहुंच चुका है, यानी एक जो है वो अभी आधा ही चक्कर लगाया, दूसरे ने पूरे चक्कर कंप्लीट कर लिया। फिर क्या होगा, इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा। अब ये चल के यहां पहुंचा और ये दौड़ के यहां तक पहुंच गया, तो ये दोनों फिर आपको देखने में एक साथ लगेगा, लेकिन दोनों के बीच एक अंतर है। दोनों में से एक ने उस राउंड को एक एक्स्ट्रा पूरा कर लिया है। कुछ बात समझ में आई? पहले दोनों साथ थे, अब दोनों में एक फास्ट है, तो जो फास्ट है वो आगे निकलता चला जाएगा, वो हमेशा आगे निकलता चला जाएगा। तो वो फिर एक बार इसके साथ, देखने वाले को ऐसा फील होगा कि ये फिर दोनों साथ हो गए, लेकिन तुम ये नहीं भूलोगे कि वो एक एक्स्ट्रा चक्कर लगाए हुए हैं। इसी तरीके से ये समय बढ़ते के साथ फिर एक बार फिर वो साथ होंगे, उस समय वो उसके अपेक्षा 2 एक्स्ट्रा चक्कर लगाया हुआ होगा। तो बच्चों यहां पे ये सब सेम दिख रहे हैं, लेकिन जो मोशन ये कर रहा है आर, वो क्यू कर चुका होगा, और जो क्यू कर रहा है वो पी कर चुका होगा। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे देखो ये तो साइन वेव है, और तुम जानते हो, मान लो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 होता है 1/2। साइन 390 की वैल्यू कितनी होगी? 390 का मतलब समझ में आ रही है बात? पूरा यहां घूम के यहां पे साइन 390 भी होगा 1/2। फिर उसमें 360 और ऐड कर दो, साइन में 390 में 360 और ऐड कर दो, तो इसका मतलब है कि टेक्निकली वैल्यू 1/2 आएगा, लेकिन वो देखने में आपका आगे लगेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक काम करते हैं, एक टर्म बना लेते हैं, जैसे कि अगर दो पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस 360 डिग्री यानी 2 पाई हो, या 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो n2 पाई, तो हम लोग कह सकते हैं कि मैथमेटिकली वो किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है, देखने में वैल्यू सेम ही आएगा। साइन 30 डिग्री भी 1/2 और साइन 390 डिग्री भी 1/2। आ रही है ना बात समझ में? तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि अगर दो पार्टिकल के बीच का फेज डिफरेंस 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो, तो वो दोनों पार्टिकल का फेज मैथमेटिकली सेम ही कहलाएगा। क्लियर? तो इस चीज को मैं यहां पहले लिख देता हूं, और फिर वहां से देखो वेवलेंथ का क्या लेना देना है इन चीजों से। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां पे। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि P Q एंड R, ठीक है, ये तीनों क्या है? सेम फेज में। सेम फेज में समझ में आया ना? सेम फेज का मतलब क्या है? क्योंकि तीनों की अवस्था सेम है। हालांकि तुमको पता है कि ये इससे 2 पाई एंगल कम होगा, इससे ये 2 पाई एंगल फिर कम होगा, तो सेम फेज। इसी तरीके से सिर्फ ये तीनों ही नहीं, बल्कि ये पॉइंट M को देखो और N को देखो, ये दोनों भी सेम फेज में है, क्योंकि ये निगेटिव एक्सट्रीम पे है, ये भी निगेटिव एक्सट्रीम पे है। तो आपका M और N भी आपका क्या है? आपस में सेम फेज में। उसकी बात छोड़ दो, ये आपका A और ये आपका B, ये दोनों की जो लोकेशन है, दोनों अपने मोशन के सेम अवस्था में। कुछ देर के बाद A भी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाने वाला है और B भी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाने वाला है। तो हम लोग कह सकते हैं कि A और B भी आपका क्या है? सेम फेज में। तो रस्सी पे ऐसे ढेर सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिनका फेज क्या होगा? सेम। तो सेम फेज का मतलब क्या होता है? सेम फेज का मतलब यह होता है, अगर देखो 2 particles are in same phase if they have phase difference equals to 2 pi n। ध्यान दो, मैं थोड़ा डायग्राम को छोटा कर दे रहा हूं।
देखो मैंने क्या लिखा, ध्यान दो ध्यान दो। किसी भी स्ट्रिंग या किसी भी मीडियम के दो पार्टिकल जो हैं वो टेक्निकली सेम फेज में कहलाएंगे अगर उनके बीच का फेज डिफरेंस किसके बराबर हो, 2 पाई एन के बराबर हो। यानी फेज डिफरेंस अगर उनका क्या हो, 2 पाई एन, 2 पाई इंटू एन, जहां पे एन क्या है बच्चों, इंटीजर है, जो 1 2 3 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है। क्लियर? चलो, अब इसका मतलब है कि सचमुच में तो उनका फेज सेम नहीं हुआ। ये सेम फेज में अगर पी क्यू आर दिख रहे हैं तो इनका मतलब है इनके बीच का फेज डिफरेंस 2 पाई एन के बराबर होगा, जहां एन की वैल्यू कोई भी इंटीजर ले सकते हो। एम एन भी अगर सेम फेज में है तो इनका भी फेज डिफरेंस 2 पाई एन के बराबर होगा। इसी तरीके से ए बी अगर सेम फेज में है तो ए बी का भी फेज डिफरेंस जो होगा वो 2 पाई एन के बराबर होगा। लेकिन तुम कहोगे कि इन सब का लैम्डा से क्या लेना देना है? तब देखो लैम्डा की डेफिनेशन, लैम्डा यानी वेवलेंथ की डेफिनेशन देखो क्या है। वेवलेंथ की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन two particles for which they are in same phase। इसको थोड़ा तरीके से तुम लिख लेना, मेरे पास स्पेस कम था। देखो मैंने क्या लिखा, लैम्डा जो है बच्चों ये आपका दो पार्टिकल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस है, जिसके लिए हम उसको मान के चलेंगे कि वो सेम फेज में है। और सेम फेज का मतलब तो समझ में आ गया, 2 पाई एन। क्लियर है? तो अब देखो पहले इसको आप राइट डाउन करो, इसमें मैं कुछ कुछ मिटा दूंगा। तो बच्चों यहां पे देखो लिखा हुआ है कि इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल फॉर विच दे आर इन सेम फेज। तो कोई भी दो पार्टिकल आप ले लो, जैसे मान लो ये ए है और ये है बी, ये दोनों सेम फेज में है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लो x। ठीक है? अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यही x इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है पाथ डिफरेंस। आपको याद होगा इसी को हम लोग बोलते थे पाथ डिफरेंस। ठीक है? और पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिट फॉर ए एंड बी, ध्यान से देखते जाओ, बस हम लोग पहुंचने वाले हैं। फॉर ए एंड बी, ए और बी के लिए जो बच्चों पाथ डिफरेंस है वो कितना है, x। तो x जो कि पाथ डिफरेंस है उसको अगर k से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, फेज डिफरेंस। क्या मिलेगा आपको, फेज डिफरेंस। यानी पाथ डिफरेंस को k से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, फेज डिफरेंस। और a और b सेम फेज में है, तो सेम फेज का मतलब तो अभी आपको समझाया, जब कभी भी मीडियम सेम फेज की बात होगी तो इसका मतलब उसकी वैल्यू होगी 2 पाई एन के बराबर। और इधर क्या हो गया बच्चों, इधर हो गया x इंटू के। अब ध्यान से सुनते जाओ, अब ये x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू एन डिवाइडेड बाई के। अब देखो, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल फॉर विच दे आर इन सेम फेज। तो जो x की मिनिमम वैल्यू होगी, x की मिनिमम वैल्यू, उसी को आप लैम्डा बोलोगे। कब, जब दोनों के बीच का फेज क्या हो, सेम। और फेज सेम होने का मतलब है डिफरेंस क्या होगा, 2 पाई एन। तो इसका मतलब है x का मिनिमम वैल्यू को ही हम लोग लैम्डा बोलेंगे। तो x के जगह हम लोग अगर लैम्डा लिख देंगे तो निश्चित तौर पे x मिनिमम होने के लिए इधर देखो कौन वेरिएबल है, n वेरिएबल है। तो n की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या लेंगे, 1, है ना। x मिनिमम कब होगा, जब n की वैल्यू मिनिमम होगी। तो इधर x के जगह हमने लिख दिया लैम्डा और यहां पे लिख दिया 2 पाई बाई के इंटू 1। तो बच्चों
ये हो गया आपका लैम्डा। तो लैम्डा जो है उसका डेफिनेशन सुनो। कोई आपसे पूछे लैम्डा क्या है, तो सीधी सी बात ये हो गई कि लैम्डा वह दूरी है, वह मिनिमम दूरी है जिसके लिए मीडियम के दो पार्टिकल क्या होंगे, सेम फेज में, जैसे ए और बी। अब आप अपना लैम्डा का डेफिनेशन 9th क्लास वाला याद करो। 9th क्लास में तुम्हारे टीचर क्या बताए थे, इस पॉइंट को वो बोलते थे क्रेस्ट, आपको याद होगा, इसको बोलते थे वो क्रेस्ट यानी सेट्स, और इसको बोलते थे वो ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। तो तुमको क्या सिखाया गया था कि दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट यानी P से Q के बीच का दूरी को भी लैम्डा बोल सकते हैं, या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी को लैम्डा बोलते हैं। वो ये आपको सिखाए थे। उन्होंने लगातार बोल दिया इसलिए क्योंकि वो मिनिमम वर्ड के बजाय वो लगातार बोल देते, क्योंकि क्रेस्ट ये भी है और ये भी है, तो ये पूरा डिस्टेंस तो 2 लैम्डा हो जाएगा। तो ठीक है, उस समय वो टीचर इस तरीके से बताया क्योंकि तुम्हारी बुद्धि या टीचर की भी समझ उतनी थी। लेकिन आज हम लोग समझदार हो गए हैं अब, तो हम लोग ये नहीं समझे, हम लोग ये याद रखेंगे सिर्फ क्रेस्ट से क्रेस्ट की बात नहीं होगी या ट्रफ से ट्रफ की बात नहीं होगी। कोई भी दो पॉइंट जो होगा जो सेम फेज में होगा, सेम फेज का मतलब है 2 पाई n, फेज सेम होने का मतलब भी 2 पाई n है। एग्जैक्ट सेम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सब फेज में डिफर होता है, लेकिन 2 पाई n डिफरेंस मीन्स नो डिफरेंस। तो 2 पाई n डिफरेंस जो होगा फेज डिफरेंस, ठीक है ना, वहां से लैम्डा की बात चल सकती है। उसमें भी 2 पाई n में n की वैल्यू 1 लेंगे। क्यों? तो राइट हैंड साइड में जो पाथ डिफरेंस है यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस, डेफिनेशन के हिसाब से वो होना चाहिए मिनिमम। तो आपका RHS में n की वैल्यू 1 लेंगे, तो इस तरीके से आपका लैम्डा निकल के आ गया 2 पाई बाई k। तो आज से याद रखेंगे कि लैम्डा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई k, और k क्या है वो तो तुम्हें पता ही है। चलो इस डायग्राम को फिर से एक बार राइट डाउन करो सबको। तो बच्चों अब बात करेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा ऑफ वेव। और देखो बहुत आराम से आ जाएगा। आप अभी आपने देखा कि लैम्डा इक्वल्स टू क्या था, 2 पाई बाई k, और आपको k हम लोग किसको मान के चल रहे थे, ओमेगा बाई v को, है ना। ठीक है, k किसको मान रहे थे बच्चों, ओमेगा बाई v को। तो अब देखो यहां से क्या करेंगे, तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई, और k के जगह अगर लिखोगे ओमेगा, अब बाई v जो है तो v चला जाएगा ऊपर, है ना, ओमेगा बाई v करेंगे तो v चला गया ऊपर। अब देखते जाओ, सो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, आपको SHM में मैंने प्रूव कर रखा है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है ओमेगा बाई 2 पाई, और टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो अब आ जाओ यहाँ पे, अब आप देखो यहाँ पे ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, तो v इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एफ। ठीक है, अब ये चाहे लाइट वेव हो या साउंड वेव हो, आपने देख रखा है, सब जगह वैलिड है कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। ये f क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी है, f है आपकी फ्रीक्वेंसी जो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, या t जो आपका है ये टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड। ठीक है, t क्या है आपका टाइम पीरियड। तो ये सारा कन्वर्जन आप ध्यान से देखना कि लैम्डा क्या हुआ, ठीक है, और आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, और इन सब के बीच का रिलेशन क्या है। तो इसको राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग की, कि आखिर स्ट्रिंग के ऊपर जो वेव प्रोपेगेट करता है उस वेव की वेलोसिटी को डिसाइड करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से। ठीक है ना, मतलब कि जो स्ट्रिंग के ऊपर जो आपकी वेव मूव करती है, तो जो उसका मोशन होता है बच्चों, उसको डिसाइड करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो बहुत सिंपल है दोस्त, देखो इसमें क्या करना है। पहली बात जो आपको यहां पे मैं बताने जा रहा हूं, इसको आप चाहो तो
एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। अगर आपके घर में स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को पहले क्या करो कि लूज रखो, थोड़ा एक जगह बांध दो और फिर लूज रखो और तब उसके ऊपर एक पल्स जनरेट करो, तो तुम देखोगे वो पल्स बहुत स्लोली आपका मूव करेगा, ठीक है। और वही रस्सी अगर बहुत टाइट हो तो आपकी जो वेव की स्पीड है वहां पे वो बहुत फास्ट होगी। तो कहीं ना कहीं बच्चों एक बात क्लियर है कि आप ये समझो कि स्ट्रिंग के ऊपर जो वेव मूव करती है जिस वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ उस मीडियम की प्रॉपर्टी है। वो कितने जोर से आप हाथ मारते हो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आखिर वो रस्सी में टेंशन कितना है, ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है, इन चीजों पे। तो यही मैं यहां लिखने जा रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव जो होगी वो प्रॉपर्टी है। वेलोसिटी ऑफ वेव इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, property of medium in which wave is traveling, जिसमें वो वेव ट्रैवल कर रही है। क्लियर है ना? ये सोर्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन सोर्स, ये सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों? मीडियम पे, ठीक है। आगे एक बात और, वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन टू properties ऑफ मीडियम। मीडियम की दो प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करती है। कौन कौन सी वो दो प्रॉपर्टी है बच्चों? तो एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, जिसका लेना देना है मास से, स्ट्रिंग के केस में। और दूसरी प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, जिसका लेना देना यहां पे टेंशन से। देखो, अगर किसी स्ट्रिंग में, ऐसे तो ये सारे वेव के लिए वैलिड है, लेकिन जो हम लोग यहां बात कर रहे हैं स्ट्रिंग के केस में बात कर रहे हैं, तो जो स्ट्रिंग वेव की जो वेलोसिटी है वो रस्सी के दो चीज पे डिपेंड करेगी। एक तो रस्सी के मास पे, जिसको इनर्शियल प्रॉपर्टी बोलते हैं, इनर्शिया मतलब मास होता है। और दूसरा कि जब रस्सी को, जैसे मान लो रस्सी को आपने टाइट बांधा हुआ है, उसको अगर आप हाथ से डिफॉर्म करोगे और जैसे ही छोड़ते हो तो वो वापस अपने शेप में आ जाता है। तो ये जो आपका उसके अपने शेप में वापस आने की टेंडेंसी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। और रस्सी को जितना टाइट बांध के रखोगे और उसको अगर पुश करोगे नीचे और छोड़ोगे तो उतना तेजी से ये ऊपर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं टेंशन पे डिपेंड करता है। तो मेरी बात सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि वेव की वेलोसिटी स्ट्रिंग के मास पे और स्ट्रिंग के टेंशन से उसका रिलेशन है। और इसको एक्सपेरिमेंटली या मैथमेटिकली भी कैलकुलेट किया जा सकता है। और जो कैलकुलेशन करके आया बच्चों, तो वो देखो मैं डायरेक्ट यहां लिख रहा हूं, जिसे आपको समझना है। यानी v यानी वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग की जो वैल्यू निकल के आई वो आई √T/μ। ध्यान से देखो, √T/μ। अभी मैं समझाता हूं इसको, पहले आप राइट डाउन करो। तो बच्चों देखो, ये अपना आया v = √T/μ। अब ये T क्या है? तो यहां ध्यान से सुनो, ये T जो है, दिस T इज टेंशन इन स्ट्रिंग। ये T जो है, ये उस धागे में क्या है? टेंशन। T जो है टेंशन इन स्ट्रिंग। और म्यू क्या है बच्चों? तो जो ये म्यू है, पहले समझो म्यू क्या है। ऐसे तो ढेर सारा म्यू है, लेकिन इसको कंफ्यूज मत करना, इसे मैं लिख रहा हूं क्या है।
म्यू जो है बच्चों ये लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? तो म्यू इज इक्वल टू, सीधी सी बात है, मास ऑफ ए स्ट्रिंग, मास ऑफ ए स्ट्रिंग को आप किससे डिवाइड कर दोगे? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से। ठीक है, तो आप सीधा स्ट्रिंग के मास को डिवाइड कर दोगे स्ट्रिंग के लेंथ से, तो आपको मिल जाएगा म्यू। ठीक है, जो कि क्या कहलाएगा? लीनियर मास डेंसिटी। अब बच्चों जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान दो। तो टी और म्यू के बारे में मैंने आपको बताया कि म्यू को निकालना सिंपल आसान काम है, m/l। अब एक चीज सोचो कि कोई भी जो रोप होती है, रस्सी होती है, तो रस्सी एक सिलिंड्रिकल शेप में होती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अब देखो इसमें कुछ कुछ हम लोग मॉडिफिकेशन करते हैं। जैसे मान लो ये लेंथ l है, यहां से लेके यहां तक लेंथ l है आपका, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो a है, स्मॉल a क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसका टोटल मास है m। तो पहली बात है म्यू की वैल्यू कैसे लिखेंगे? तो म्यू तो हो जाएगा m/l, तो ये लीनियर मास डेंसिटी हो गई। लेकिन एक वॉल्यूम डेंसिटी भी आप जानते हो, जिसको हम लोग रो बोलते हैं। तो रो जो होता है, रो वो होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब उससे भी यहां पे हम लोग ला सकते हैं, कैसे लाएंगे सो देखो। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मास और जो आपका वॉल्यूम है, तो ये सिलेंडर की लेंथ क्या है? L। ठीक है, और वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू एरिया, तो L इंटू ए। तो फिर यहां से देखो रो इक्वल्स टू m/l इंटू ए। अब ए को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा रो इंटू ए इक्वल्स टू m/l को हम लोग म्यू लिख सकते हैं। तो बच्चों जो लीनियर मास डेंसिटी है वो वॉल्यूम डेंसिटी, ये रो का नाम मैं लिख देता हूं, रो जो है आपका वॉल्यूम डेंसिटी, रो है आपका वॉल्यूम डेंसिटी। तो म्यू जो है वो किसके इक्वल्स है? रो इंटू ए के। तो यहां से आप लिख सकते हो म्यू इक्वल्स टू रो, और ए जो है, ए क्या है आपका? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि ये सिलेंडर है तो इसका जो एरिया है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए क्या है बच्चों? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो म्यू इक्वल्स टू रो, और ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो म्यू की वैल्यू की जगह हम लोग चाहें तो रो पाई आर स्क्वायर भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो वेलोसिटी हो जाएगी उस केस में √t डिवाइडेड बाई आपका क्या है? म्यू, और म्यू की जगह क्या लिख सकते हो? रो पाई आर स्क्वायर। तो आप ये भी फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है? इसको राइट डाउन कर लो। तो दोस्तों ये दोनों ही फॉर्मूला अपने पास आ गया। एक आ गया v इक्वल्स टू √t बाई म्यू, और दूसरा हो गया v इक्वल्स टू √t बाई रो पाई आर स्क्वायर। एक बात गौर करना कि वेलोसिटी √ टेंशन के प्रोपोर्शनल हो गया। टेंशन जितना ज़्यादा होगा बच्चों, वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। और उसके बाद जहाँ तक रही बात, अगर मास की जितना ज़्यादा डेंसिटी यानी म्यू के आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल निकल के आया है ना, या फिर यहाँ पे डेंसिटी के रूप में भी देखें तो √ डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया। अगर म्यू या डेंसिटी बढ़ेगा तो वेलोसिटी आपकी घटेगी। क्लियर है? चलो तो इसको राइट डाउन करो। अब देखो मैं 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर करता हूं तो आपको और क्लियर होगा ये। तो दोस्तों अब देखो एक क्वेश्चन है जिसमें तुम देख सकते हो कि ये रोप है जिससे ये ब्लॉक बंधा हुआ है।
इस रस्सी का मास आपका 2 kg, ठीक है, और इससे जो ब्लॉक बंधा हुआ है वो कितने kg का है? 6 kg का है। तो आपको कह रहा है कि इन द डायग्राम शोन, जो डायग्राम में दिखाया गया है बच्चों, ए वेव इज प्रोड्यूस्ड एट लोअर पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। इस रस्सी के लोअर पॉइंट पे एक वेव को प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, और जो वेव प्रोड्यूस किया गया उसका वेवलेंथ जो दिया गया आपको 0.2 मीटर। यहां जो वेव पैदा किया गया उस वेव का वेवलेंथ है 0.2 मीटर। तो कहता है कि ये जो वेव है जब ये प्रोपेगेट करता हुआ ऊपर जाएगा, जब अपर मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, फाइंड द वेवलेंथ व्हेन इट रीचेज द अपर पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये वेवलेंथ जो यहाँ पे आपका मान लेते हैं λ1, इस पॉइंट को ए बोल दो, ए पॉइंट पे जो वेवलेंथ 0.2 है वो आखिर यहाँ डिफर क्यों करेगा पॉइंट 2 पे, अपर पॉइंट जिसका नाम बी कर लेते हैं, λ2 डिफर क्यों करेगा? तो सुनो, पहले तो क्वेश्चन लिख लो और वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है बच्चों? देख लिया आपने? चलो एक बात समझो, मैंने पहले ही आपको बोला कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी आपकी प्रॉपर्टी होती है सोर्स की। प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन सोर्स, इसको मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी रहेगी कांस्टेंट, ठीक है। अब लोएस्ट पॉइंट पे देखो, पॉइंट ए पे, अगर पॉइंट ए पे बात करें, एट ए, पॉइंट ए, कहां की बात करें बच्चों? ए पॉइंट की बात करें, तो पॉइंट ए पे सबसे पहले देखो, यहां पे हम लोग इक्वेशन लिखेंगे v1 इक्वल्स टू λ1 इंटू एफ। यहां मान लो वेव की वेलोसिटी v1 है, और वेव की वेलोसिटी निकालने का तो बहुत आसान तरीका भी अपने को समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया है? कि v जो है वेलोसिटी स्ट्रिंग की जो होती है वो हो जाएगी T1 अपॉन म्यू, है ना, टेंशन अपॉन लीनियर मास डेंसिटी, इज इक्वल टू λ1 इंटू एफ। और एट पॉइंट बी की बात करें, अगर पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी पे देखो, वहां लिखेंगे v2 इक्वल्स टू λ2 इंटू एफ। फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। कहोगे कि सर यहां पे आपने v2 क्यों लिखा? तो सुनो, टेंशन जो TA होगा, इस पॉइंट पे जो टेंशन होगा, इस टेंशन, ये उतना ही टेंशन होगा जितना इस ब्लॉक को रेस्ट में रखने के लिए चाहिए, दैट इज 60 न्यूटन। कितना होगा बच्चों? 60 न्यूटन। और यहां पे जो टेंशन होगा तो उसमें ये 6 kg अब प्लस ये 2 kg, है ना, क्योंकि रस्सी मासलेस नहीं है, रस्सी में मास है, तो यहां पे ये टोटल वेट आपका होगा। तो टोटल वेट अगर होगा तो TB हो जाएगा आपका 80 न्यूटन। 6 + 2 80, पूरा रस्सी की भी वजन आ जाएगी उसमें। तो यहां पे टेंशन ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी की वैल्यू अलग होगी, तो इसलिए हमने यहां लिख दिया T2 अपॉन म्यू। अच्छा, म्यू तो लीनियर मास डेंसिटी है, m/l, वो तो सब जगह सेम रहना है, इज इक्वल टू λ2 इंटू एफ। तो ये इक्वेशन 1 है बच्चों, और ये इक्वेशन आ गया 2। अब एक काम करो, 1/2 कर देते हैं, 1/2। तो इसके LHS में इसके LHS से डिवाइड करो तो म्यू म्यू कैंसिल, तो ये हो जाएगा √T1/T2, और इधर FF कट जाएगा तो दिस इज λ1 अपॉन λ2। अब T1 कितना है? 60, T2 कितना है? 80। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका √6/4। 6/4 तो उसको 3/4 भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू λ1 दिया हुआ है 0.2 और λ2 आपको निकालना है। तो λ2 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो फाइनली λ2 कितना निकल के आ गया? 0.2 इंटू √4/3। दिस इज द वेवलेंथ, ठीक है ना।
तो ये क्वेश्चन बच्चों कई जगह, इवन जेई मेन में, नीट में, सब जगह पूछा हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको देख लो। तो बच्चों अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहां पे आप देख सकते हो कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है, यहां कोई ब्लॉक वगैरह बंधा हुआ नहीं है। एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है और मास है M। ये भी क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ है बच्चों। तो आपने लोएस्ट पॉइंट पे एक पल्स जनरेट किया, एक वेव जनरेट किया, तो ये पल्स ऊपर जाने लगेगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑफ मास M एंड लेंथ L इज सस्पेंडेड वर्टिकली। A wave produced at lowest point of a string. Find the time taken by the wave to reach the uppermost point. तो इस वेव को ये पूरा L डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो जैसा ये देखने में आपको इजी लग रहा होगा बच्चों, उतना ये आसान है नहीं। इसमें थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा और उसकी वजह बताऊंगा मैं क्यों ये डिफिकल्ट होगा। तो पहले आप इसको एक बार राइट डाउन कर लो, ठीक है, और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। कर लिया आपने? चलो देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने का कुछ तो उपाय निकालना होगा हम लोगों को। इसको आसानी से सॉल्व क्यों नहीं किया जा सकता है, क्या डिफिकल्टी इसमें आएगी, ये अभी हम लोग देखेंगे। देखो सबसे पहली बात है, यहां जो वेव की जो वेलोसिटी होगी बच्चों, वो कांस्टेंट होगी या वेरिएबल। तो आपको लग रहा होगा कि सर कांस्टेंट होगी, नहीं। आप फिर समझो, इस रस्सी में मास है ना। तो जैसे इस पॉइंट पे ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पे उतना ही टेंशन होगा जितना इस लेंथ के रस्सी के मास को रेस्ट में रखने के लिए जरूरत होगी। इस पॉइंट पे उतना टेंशन होगा जितना यहां से यहां तक के मास को रेस्ट में रखना है। और सबसे हाईएस्ट टेंशन ऊपर होगा, यानी टेंशन तो वेरिएबल होगा। तो टेंशन वेरिएबल होगा तो ऑटोमेटिकली वेलोसिटी भी वेरिएबल होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो डिस्टेंस L को V से डिवाइड कर देते, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पंगा कहां पे। तो एक काम करते हैं, ऐसे वेरिएबल चीज को डिस्कस करने का उपाय है, आप लोएस्ट पॉइंट से x डिस्टेंस पे पहले पता करो कि कितना टेंशन है, ठीक है ना। तो कंसीडर ए पॉइंट x डिस्टेंस above the लोएस्ट पॉइंट। तो लोएस्ट पॉइंट से कितना डिस्टेंस ऊपर, x डिस्टेंस। तो बच्चों इस पॉइंट पे कितना टेंशन होगा पहले ये निकालते हैं। तो जितना इसका मास होगा, तो इसका कितना मास होगा, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं L लेंथ में m मास, तो 1 में m अपॉन L, तो x में कितना m अपॉन L इंटू x। तो ऑटोमेटिकली यहां पे जो टेंशन होगा, टेंशन हो जाएगा बच्चों mx अपॉन L, और g से मल्टीप्लाई कर दो, वेट हो गया उसका। तो ये वेट जो है वो टेंशन के बराबर होगा। क्लियर? अब देखो, अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो v इक्वल्स टू अंडर रूट t बाई म्यू, यही हम लोग जानते हैं। तो इस पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी होगी दैट इज v इक्वल्स टू, और t का वैल्यू, तो t यहां से पुट करोगे, दैट इज mgx अपॉन l, ये t के जगह पुट कर दिया हमने, और म्यू के जगह हमने पुट कर दिया m बाई एल। क्लियर? अब ये m बाई एल तो कैंसिल हो गया। तो बच्चों यहां पे जो इसकी वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी v होगी, उस v की वैल्यू अंडर रूट xg निकल के आ गई। आ रही है बात समझ में? तो अब आपको देखो, मैंने यहां पे प्रूव कर दिया कि वेलोसिटी जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है। क्लियर है ना? वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? x के ऊपर। कैसे? तो देख सकते हो आप। अब एक काम करो, हम लोग काइनेमेटिक्स से जानते हैं बच्चों कि v को लिख सकते हैं dx अपॉन dt,
v को तो लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू जी। ठीक है, अब एक काम करो, अंडर रूट एक्स को इधर ले आओ, तो dx अपॉन अंडर रूट एक्स और इधर अंडर रूट जी को रहने दो और इधर हो गया आपका dt। ये अंडर रूट जी रह गया और अंडर रूट एक्स को हमने इधर ले आया। अब इसको ऊपर कर लेते हैं, तो ये हो गया बच्चों x का पावर माइनस हाफ इंटू डी एक्स और इधर अंडर रूट जी इंटू डी टी। अब दोनों तरफ बच्चों इंटीग्रेशन कर देते हैं, इधर भी इंटीग्रेशन लगाओ, इधर भी इंटीग्रेशन लगाओ। अब लिमिट लो, तो मान लो वेव ने स्टार्ट किया था t इक्वल टू 0 से यहाँ चलना और यहाँ पहुँचा t0 बजे, तो इधर लोअर लिमिट लेंगे t इक्वल्स टू 0 और स्टार्ट किया था यहाँ से, तो x की वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ लिमिट लेंगे 0 और लास्ट वैल्यू यहाँ जब पहुँच जाएगा तो x की वैल्यू l के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ ले लोगे l। अब देखो सॉल्व हो जाएगा, तो पहले इसको राइट डाउन करो फिर हम आगे बात करते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ हमने लिख दिया है, इसको इंटीग्रेट करके पावर में एक जोड़ोगे, उसी से डिवाइड करोगे और लिमिट 0 से l, यहाँ अंडर रूट जी बाहर है, dt का इंटीग्रेशन t हो गया, लिमिट 0 से t0 वो टाइम है जब ये ऊपर पहुँच गया था। ठीक है ना, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस हाफ प्लस 1, तो ये हो जाएगा हाफ, तो 1/2 का 2 ऊपर चला गया और ये अगेन हो गया आपका अंडर रूट एक्स। आ रही है बात समझ में, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स, है ना, क्योंकि ये हाफ होगा ना, और लिमिट कहाँ से कहाँ 0 टू l और इधर अंडर रूट जी एंड एक बार t0 एक बार 0, तो बच्चों एक बार l रखोगे 2 अंडर रूट l माइनस 0 इधर अंडर रूट जी इंटू t0। तो आपको तो टाइम पूछा जा रहा था, तो टाइम इक्वल्स टू हो गया 2 अंडर रूट l अपॉन जी। तो ये आपका कैलकुलेट होके निकल गया, यानी उसको नीचे से ऊपर तक जाने में लगने वाला जो समय होगा बच्चों वो होगा 2 अंडर रूट l बाई जी। ठीक है, तो इतना लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।